दोस्तों 4 जून 2024 को सेंट्रल इलेक्शन के रिजल्ट थे, जिस दिन बाजार बहुत तेजी से नीचे गिरा था और अगले दिन रिकवर भी हो गया था। लेकिन इस दिन कुछ ऐसा हुआ है जिसके अंदर इन्वेस्टरों को हो गया है बड़ा नुकसान। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टरों को बड़ा नुकसान हुआ है। तो क्या इसका कारण रहा कि इन्वेस्टरों को नुकसान हो गया? क्या इन्होंने ऐसा करा उस दिन जिस वजह से इनका नुकसान हो गया, जिसमें इनकी कोई गलती नहीं थी? अब गलती किसकी थी पता नहीं, लेकिन इनको दोस्तों जबरदस्त नुकसान हुआ। तो क्या कारण है, क्या नुकसान का कारण है दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो दोस्तों कारण ये था, 4 जून 2024 को बाजार तेजी से नीचे गिरा था। हम सभी को पता है निफ्टी 6-7% तक नीचे गिर गया था, बैंक निफ्टी उससे ज्यादा नीचे गिर गया था। तो काफी इन्वेस्टरों ने ये सोचा कि बाय ऑन डिप कर लेते हैं, यानी बाजार नीचे गिरा है, पोर्टफोलियो के अंदर ऑब्वियसली हार्म हुआ है, नुकसान हुआ है। उस नुकसान को कवर करने के लिए बाय ऑन डिप करने की उन्होंने कोशिश करी और अपने फंड के अंदर और बाइंग करी। लेकिन उनकी किस्मत खराब थी, क्या था पता नहीं, किसी की साजिश थी। एक टेक्निकल ग्लिच का कारण देते हुए उनकी जो बाइंग ट्यूसडे को होनी चाहिए थी, यानी जो बाजार नीचे गया था, नीचे के लेवल पर जो बाइंग होनी चाहिए थी, वो बाइंग ट्यूसडे को ना हो करके वो बाइंग हुई नेक्स्ट डे की एनएवी पर, यानी नेक्स्ट डे के फंड के प्राइस के ऊपर वो बाइंग हुई। तो जो मार्केट में 5-6% का नीचे का मूवमेंट मिलना था, अगले दिन मार्केट 3-3.5% ऊपर खुला और वो बेनिफिट वो नहीं उठा पाए। और इस तरीके से उन्होंने, काफी लोगों ने ट्वीट करा, मैं कुछ ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट्स आपको दिखा रहा हूं कि उन्होंने बाइंग करी और वो बाइंग नहीं हो पाई उस लेवल के ऊपर, वो अगले दिन की एनएवी पर बाइंग हुई। तो ये दोस्तों हुआ उनको काफी बड़ा नुकसान, क्योंकि उनको काफी नीचे के लेवल पर बाइंग मिलनी चाहिए थी, जो एनएवी उनको नहीं मिल पाई। नॉर्मली दोस्तों रूल क्या होता है, अगर हम किसी फंड के अंदर पैसा लगाते हैं तो वो अलॉटमेंट हमें किस हिसाब से मिलनी चाहिए, किस प्राइस से पे मिलनी चाहिए, उसका दोस्तों रूल क्या है? रूल दोस्तों क्या है, ऑन ए रेगुलर डे जो रूल है वो ये है, व्हेन यू बाय यूनिट्स, अगर आप कभी भी किसी फंड की यूनिट्स बाय करते हो बिफोर द कट ऑफ टाइम। कट ऑफ टाइम क्या है? 2 PM, यानी 2 PM से पहले पहले टिल 2 PM, मतलब 2 बजे तक। तो सेम डे यूनिट अलॉट होती है, यानी सेम प्राइस पर यूनिट अलॉट होती है जो एनएवी है। लेकिन 4 जून जो है वो एक एक्सेप्शनल डे था। बहुत सारे इन्वेस्टर ने कंप्लेंट करी, दे इन्वेस्टेड वेल बिफोर कट ऑफ टाइम। उन्होंने इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन कट ऑफ टाइम से पहले बाइंग करी, जिन्होंने ट्वीट्स करा, जिन्होंने कंप्लेंट्स करी, लेकिन उनको यूनिट अलॉटमेंट हुई नेक्स्ट डे के एनएवी प्राइस पर। तो ये तो दोस्तों बहुत ही चीटिंग टाइप का हो गया, बहुत ही गलत हो गया। भाई मैंने तो लो प्राइस पे खरीदा है, मुझे लो प्राइस पे क्यों नहीं बाइंग मिली? अगर वो लो प्राइस पे उनको बाइंग मिली होती तो नेक्स्ट डे मार्केट 3-3.5% यानी क्लोजिंग से ऊपर था, तो उनको बहुत जबरदस्त बेनिफिट मिलता, और उसकी जगह उनको काफी हुआ नुकसान, यानी लो प्राइस की जगह उनको हाई प्राइस पर अलॉटमेंट हुई। तो एक बार दोस्तों चार्ट के ऊपर देख लेते हैं कि उस दिन हुआ क्या था, मार्केट किस तरीके से गिरी थी और किस तरीके से मार्केट अगले दिन रिएक्ट करा था, और इसका कारण क्या था नुकसान का। तो ये है दोस्तों निफ्टी 50 का चार्ट। इसमें आप देखिए एक बिग कैंडल, आपको रेड कैंडल यहाँ दिखाई दे रही है, नीचे एक विग भी दिखाई दे रही है बड़ी। ये है दोस्तों 4 जून की कैंडल, ठीक है, यह है इलेक्शन रिजल्ट वाली कैंडल। और इस दिन क्या हुआ था, बाजार बहुत तेजी से नीचे गिर गया था, ठीक है, हम सभी को पता है बाजार बहुत तेजी से नीचे गिरा था। यहां से देखिए बाजार जो है लगभग 23,000 से, यानी 23,000 का जो मार्केट ने एक हाई बनाया था, वहां से गिरता गिरता मार्केट ने एक लो बनाया है अप्रॉक्स 21,300 के आसपास, ठीक है। यानी बाजार देखिए 1700-1800 पॉइंट के आसपास बाजार नीचे गिर गया था। अब यही वो दिन था जिस दिन जो फंड के इन्वेस्टर थे उन्होंने ट्राई करा यहाँ कहीं आसपास बाइंग करने की, उन्होंने यहाँ कहीं आसपास बाइंग करने की कोशिश करी कि यहाँ कहीं आसपास बाइंग कर लेते। अब उनको जो एनएवी मिलनी चाहिए थी वो इस प्राइस पर मिलनी चाहिए थी, जो फंड का ये वाला प्राइस होगा, यानी जो भी किसी भी फंड का प्राइस होगा वो नीचे के लेवल पर होगा। लेकिन उनको जो एनएवी अलॉटमेंट हुई वो इस प्राइस के ऊपर हुई, और ये प्राइस था 3.5% ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ था। तो यानी इतने प्रतिशत, यानी जो उन्होंने बाइंग करी उसके आसपास कितने परसेंट तक के आसपास का उनको नुकसान हुआ। अब दोस्तों अलग अलग प्लेटफॉर्म यानी म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म अपना ओपिनियन रख रहे हैं कि ये क्यों हुआ, ये टेक्निकल ग्लिच क्यों हुआ, क्या कारण था। तो ग्रो जो है वो ये कह रहा है कि मनी मूवमेंट में डिले होने की वजह से ये हुआ। साथ में एक बीएससी स्टार म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करके एक प्लेटफॉर्म है, उनका कहना ये है कि जो यूपीआई पेमेंट है उनका कंफर्मेशन लेट मिला, जिस वजह से ये प्रॉब्लम्स हुई। दोस्तों ज़ेरोधा का कहना यह है कि फंड रिपोर्टिंग के अंदर डिले हुआ है, और इसका जो दोस्तों काम है वो करता है इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन यानी आईसीसीएल।
इन्होंने फंड रिपोर्टिंग के अंदर डिले करा, जिस वजह से ये काम हुआ। यानी जो इन्वेस्टर को सेम डे पे यूनिट्स प्राइस पर मिलना चाहिए था, यानी लोवेस्ट प्राइस पर जो उनको मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया और अगले दिन की एनएवी पे मिला। अब इन्वेस्टर दोस्तों चाहते हैं कि उनको कॉम्पोजिशन मिले, कि ये गलती उनकी नहीं है, जिसकी भी गलती है वो बेयर करे, हम क्यों बेयर करें, क्योंकि हमने तो सेम डे पर सेम प्राइस के ऊपर उसको बाय किया था। लेकिन दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि अगर पैसा आपका म्यूचुअल फंड के अंदर ना लगा होता और आपका पैसा ईटीएफ्स के अंदर लगा होता तो क्या होता। तो यहाँ दोस्तों देखिए मैंने लगाया हुआ निफ्टी 50 इंडेक्स, साथ में यहाँ पर एक फंड लगा रहा हूँ, जैसे कि देखिए निफ्टी 20 करके एक फंड है जो निफ्टी 50 का ही ईटीएफ है। बहुत सारे ईटीएफ है, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, लगभग सभी के रिजल्ट सेम ही दिखाई देंगे, लेकिन फिलहाल आप इसको देखिए। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जिस दिन मार्केट गिरा 4 जून को, जिस दिन मार्केट गिरा वो ये वाला कैंडल था, ठीक है, इस दिन मार्केट गिरा। अब सबसे पहली बात, अगर इस दिन मार्केट गिरा है जिस दिन आप ये देख रहे हैं, सबसे पहली बात यह है कि अगर आप इसी लेवल के ऊपर बाइंग करना चाहते हैं, आपको पता है कि बाजार ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिर गया है और मुझे इंस्टेंट बाइंग करनी है, तो ईटीएफ्स के अंदर आप इंस्टेंट बाइंग कर सकते हैं, यानी यहीं कहीं इस लेवल के आसपास आप बाइंग कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि आपकी डायरेक्ट बाइंग होती है स्टॉक्स की तरह, यानी जो भी यहाँ पर प्राइस चल रहा होगा ईटीएफ का, स्टॉक्स की तरह आप बाय कर सकते थे। तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं होती कि भाई यूनिट अलॉटमेंट हमें किस प्राइस पर होगी, वो तो फंड के हाथ में है, लेकिन यहाँ पर आप इंस्टेंट अपने हिसाब से कर सकते थे। साथ में दोस्तों ईटीएफ्स के अंदर आपको एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही होगी, आप ये देखिए इसमें एक ट्रैकिंग एरर है, और हर फंड के अंदर आपको दिखेगा, यानी हर ईटीएफ्स यानी निफ्टी 50 का कोई भी ईटीएफ लगाएंगे उसमें एक ट्रैकिंग एरर आपको दिखेगा। जैसे कि देखिए निफ्टी 50 बहुत तेजी से नीचे गिरा था, ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि ईटीएफ्स इतना नहीं गिरा है। कंपैरिजन अगर हम करें परसेंटेज की कंपैरिजन में, अगर आप देखोगे ये इतना नहीं गिरा, ये ज्यादा गिरा। इसका रीजन क्या है, जैसे कि आप देखेंगे ये जो ऊपर की कैंडल्स है इसके बीच में देखिए गैप देखिए कितना ज्यादा गिरा है, और इसके बीच में गैप देखिए कोई खास गैप ही नहीं है, ठीक है, इतना सा गैप है, इसमें बड़ा गैप है। तो ये इतना कम क्यों गिरा, ये इतना ज्यादा क्यों गिरा, क्योंकि ईटीएफ्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो उसका मैनेजर बैठा होता है वो एकदम सेलिंग नहीं करता है, उसको एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप देखेंगे इसको एडजस्ट करने में अगला दिन लगा, नेक्स्ट डे आप देखिए इसने एक लो बनाया, देखिए नेक्स्ट डे आप इस कैंडल पे ये देखिए ये लो बना, ठीक है ना, जबकि ये पहले वाले दिन बन गया था। नेक्स्ट डे की जो कैंडल इसकी रेड दिखी, लेकिन इसकी देखिए अगले कैंडल ही हमें ग्रीन दिख गई थी। यही दोस्तों रीजन होता है कि ईटीएफ्स के अंदर थोड़ा सा आपको टाइम मिलता है। अब इसका एडवांटेज आपको कैसे मिलता है, मान लेते कि इंस्टेंट निफ्टी 50 गिर गया, इंस्टेंट गिर गया, अब आपको पता है कि ईटीएफ्स में एकदम सेलिंग नहीं होगी, इसमें एक थोड़ा सा ट्रैकिंग एरर आएगा, यानी वो एकदम इतना नहीं गिरेगा जितना निफ्टी 50 गिर गया। तो आप चाहे तो पहले एग्जिट कर सकते हो अपनी पोजीशन को, अगर आप चाहे तो एग्जिट कर सकते हो, आपके पास टाइम है। दूसरा, अगर आपको पता है कि निफ्टी 50 गिर गया और आपको पता है कि आपको बाइंग करनी है लोअर लेवल पर, तो आपको वो दिन तो मिल ही रहा है, प्लस अगला दिन भी आपको मिल रहा है, क्योंकि वो एडजस्ट होगा ईटीएफ, अगले दिन भी बाजार गिरेगा और एडजस्ट होगा, वो ईटीएफ गिरेगा, ईटीएफ का प्राइस नीचे आएंगे, तो आपके पास 2 दिन में मौके मिले बाइंग करने के, नीचे के लेवल पे आप 2 दिन लगातार बाइंग कर सकते थे, और उसके बाद देखिए मार्केट ऊपर चला गया। तो ईटीएफ्स के अंदर दोस्तों ये बेनिफिट होता है कि आप स्टॉक की तरह रियल प्राइस के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें क्या यूनिट अलॉटमेंट किस रेट पर होगी किस रेट पर नहीं होगी, आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा बेनिफिट ये है कि मार्केट अगर एकदम गिरता है तो ईटीएफ एकदम इतना नहीं गिरा, क्योंकि उसमें क्या है थोड़ा सा एक ट्रैकिंग एरर होता है, यानी ईटीएफ में एकदम सेलिंग नहीं करता है फंड मैनेजर, उसको एडजस्ट करना पड़ता है, तो वो एडजस्ट होने में 1 दिन से 2 दिन लग जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए रीबैलेंस हो जाता है, वापिस वो अपने उस पर आ जाता है, लेकिन आपके पास एक मौका मिलता है, आपके पास एक टाइम होता है, क्योंकि आपको पता है मार्केट आज ज्यादा गिरी, ईटीएफ ज्यादा नहीं गिरा, तो अगले दिन एनएवी और डाउन आएगी, तो आप अगले दिन की एनएवी के ऊपर वापस बाइंग कर सकते हो। तो ये दोस्तों आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ईटीएफ्स के अंदर। दोस्तों इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है कि गलती किसकी है और इस नुकसान की भरपाई किसको करनी चाहिए, कौन इसका मेन विलन है। साथ में दोस्तों मेरा ओपिनियन ये है कि बाजार के अंदर जब भी इस तरीके की पैनिक कंडीशन आती है, बाजार तेजी से भागता है, तेजी से गिरता है, तो बहुत बार हमने देखा है कि जो ब्रोकर्स के प्लेटफॉर्म्स है वो काम करने बंद कर देते हैं, कुछ घंटों के लिए बंद हो जाते हैं। एक्सचेंज के कई बार हमने देखा है कि प्लेटफॉर्म से वर्क करना बंद कर दिया और उसी टाइम मार्केट के अंदर तेज फ्लक्चुएशंस आती है। तो ये हमेशा उसी दिन ही क्यों होता है जिस दिन मार्केट के अंदर इस तरीके की कंडीशंस बनती है, क्या नॉर्मल डेज पे ये क्यों नहीं होता है? उसी दिन जब अपॉर्चुनिटी थी 4 जून वाले दिन, उसी अपॉर्चुनिटी वाले दिन ही ऐसा क्यों हुआ? क्या वो 2 दिन पहले हो सकता था? क्या वो 2 दिन बाद हो सकता था? क्या ये रियल में टेक्निकल ग्लिच था? क्या किसी ने जानबूझकर किया? अब दोस्तों ये सवाल ढूंढना पड़ेगा, इसके ऊपर कमेटी बैठनी चाहिए, सेबी को आना चाहिए और देखना चाहिए कि ये गलती किसकी है,
और जिनका नुकसान हुआ उसको कॉम्पोजिशन भी मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, उन्होंने अपना काम सही ढंग से करा। जिसने अपना काम सही ढंग से नहीं करा वो सारा बेयर उसको करना चाहिए, मेरा दोस्तों ऐसा मानना है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है जरूर बताइएगा। यही तो दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।